हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। आज हम लोग ब्लॉसम ऑफ पावर का एपिसोड 1 देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में योनिंग के 19 साल के चाइनीज न्यू ईयर ईव से होती है। हमें पता चलता है कि गू फैमिली और फैन फैमिली के बीच कई सालों से दुश्मनी चल रही थी। आखिरकार इस लड़ाई का फैसला हो जाता है और गू फैमिली हार जाती है। पूरी गू फैमिली को मौत की सज़ा दे दी जाती है। इस मौत की देख रेख खुद प्रिंस ही करते हैं। गू फैमिली की सबसे बड़ी बेटी गू सिंगजी, जो प्रिंसी की कॉन्सर्ट भी होती है, किसी तरह जिंदा बच जाती है और अपने पूरे परिवार की अकेली सर्वाइवर बन जाती है। लेकिन गू सिंगजी के लिए अपनों के बिना जीना बेकार था, इसलिए वो एक खतरनाक प्लान बनाती है। वो जहर मिला हुआ शराब खुद पीती है ताकि सबको लगे कि फैन फैमिली ने प्रिंसी की कॉन्सर्ट को जहर देकर मार दिया। इसी तरह फैन फैमिली को भी उसके परिवार के साथ किए गए जुर्म की सज़ा मिल सके। अपनी जान देकर भी वो अपने परिवार का बदला लेना चाहती थी, लेकिन जैसे ही प्रिंसी उससे मरते हुए देखते हैं वो घबरा जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से फिजिशियन को बुलाने लगते हैं। गू सिंगजी धीरे धीरे होश खोने लगती है और सोचती है कि आखिर वो कहाँ पहुँच गई है। क्या ये सपना है या फिर कोई चमत्कार? तभी अचानक सब कुछ बदल जाता है। अब हमें एक नई लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम सिन सेही है, जो कमांडर प्रिंसेस जाओ निंग के नाम से जानी जाती है। वो अपनी मेड लिंगलोक के साथ बात कर रही होती है। प्रिंसेस ही कहती है कि उसका बिल्कुल भी मन नहीं है इम्पेरियल कैपिटल जाने का। वो अपनी पूरी ज़िंदगी अपने पिता और भाइयों के साथ नॉर्थ वेस्ट में ही बिताना चाहती है। लेकिन लिंगलोंग उसे समझाती है कि उसके पिता एक बहुत बड़े ड्यूक हैं जो 1 लाख से भी ज़्यादा सोल्जर को कमांड करते हैं। उनकी वफादारी और बहादुरी के बदले इम्पीरियर ने सिन को कमांडरी प्रिंस का टाइटल दिया है। अब इम्पीरियर दोंगार के बर्थडे के लिए उसे इम्पीरियर पैलेस बुलाया गया है। असल वजह यह है कि वहां उसकी शादी किसी प्रिंस के साथ तय की जाएगी। लिंगलोंग मजाक में कहती है कि जितने भी प्रिंस शादी के लायक है वो सब हैंडसम और टैलेंटेड है। यह सुनकर सिन से ही मुस्कुरा देती है और उसे प्यार से डांट भी देती है। उसके बाद सिन से ही अपने मेड को जाने बोल देती है। जैसे ही सिन से मुड़ती है वो मेड उसे समुद्र में धक्का दे देती है। सिन से पानी में गिर जाती है और जहाँ गू है उसके पास खड़ी हो जाती है। जैसे ही गू उसे छूती है दोनों की आत्मा एक हो जाती है। कहानी दूसरी तरफ शिफ्ट होती है। कुछ लड़के एक बहुत ही रेयर जड़ी बूटी इमोर्टल वाइन के लिए लड़ रहे होते हैं। एक मोटा लड़का उसे जड़ी बूटी को अपना बताता है और कहता है कि ये पहाड़ उनका है, इसलिए जड़ी बूटी भी उनकी है। दूसरी तरफ एक लड़का कहता है उन्होंने खुद जान रिस्क में डाल इसे तोड़ा है, इसलिए इसका असली हक उनका है। बात देखते ही देखते लड़ाई में बदल जाती है। उस लड़के के साथ एक कमज़ोर दिखने वाला भी लड़का होता है, लेकिन ये कमज़ोर दिखने वाला लड़का असल में बहुत तेज़ और चालाक होता है। वो अकेले ही सबको हरा देता है। तब हमें पता चलता है कि ये लड़का और कोई नहीं बल्कि क्राउन प्रिंस साओ हुआ योंग है। वो जानबूझकर अपनी पहचान छुपाकर आम लोगों की तरह घूम रहा था। इसी बीच लड़ाई के दौरान इमोर्टल वाइन नदी में गिर जाती है तो वो नदी में कूद जाता है। नदी के किनारे वो देखता है कि एक लड़की नदी के किनारे बेहोश है। उसे साइड ले जाता है और उसकी नाम प्लेट से उसे पहचान जाता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि प्रिंसेस सेन सी ही होती है। क्राउन प्रिंस वो जड़ी बूटी प्रिंसेस को दे देता है और कहता है कि ये जड़ी बूटी संभाल कर रखना क्योंकि वो एक दिन इसे लेने ज़रूर आएगा। सीन शिफ्ट होता है। बेहोश सेन ही की आंखें खुलती हैं तो सब लोग उसे योर हाइनेस कहकर बुला रहे होते हैं। उनकी अपनी फिजिशियन बताती है कि अब उनकी तबीयत ठीक है और वो खतरे से बाहर है। लेकिन सिन से ही खुद हैरान रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये लोग कौन हैं और उसे प्रिंसेस क्यों बुला रहे हैं। वो तुरंत एक मिरर मंगवाती है। फिर उससे याद आता है अपनी दोनों मेड के बारे में। पहली मेड का नाम जिन जो होता है जिसे फ्यूचर में उसकी पर्सनल मेड बनाया गया है। दूसरी तरफ मो यो होती है जो मार्शल आर्ट्स और मेडिसिन दोनों जानती है और आगे चलकर उसकी बॉडीगार्ड बनेगी। सिन से ही अब भी कंफ्यूज होती है और पूछती है कि ये जगह कौन सी है। तब उसकी मेड बताती है वो इस वक्त लिंग सिंह कंट्री पोस्ट स्टेशन में है। सिन से फिर पूछती है मैं यहाँ क्यों हूँ। उसकी मेड बताती है वो ग्रैंड इम्प्रेस दोंगार के बर्थडे में शामिल होने के लिए इम्पीरियर कैपिटल जा रही थी। वहीं उसकी शादी किसी प्रिंस के साथ तय की जाने वाली है। ये बात सुनकर सेन से ही एक अजीब
सवाल पूछती है। वो पूछती है, क्या गु जाओ अभी भी ग्रैंड चांसलर है? इससे हमें समझ आ जाता है कि सिन सेही के अंदर असल में गु सिंगजी की यादें मौजूद है। उसे अपनी पिछली ज़िंदगी की सब बातें याद है। उसकी मेड उसे सारी बात बताती है कि गु और फैन फैमिली की पॉलिटिक्स राइवलरी ने दोनों परिवारों को बर्बाद कर दिया था। पहले गु फैमिली का सफाया हुआ और बाद में फैन फैमिली को भी प्रिंस सी की कॉन्सर्ट को जहर देने की साजिश के जुर्म में ख़त्म कर दिया गया। तब प्रिंस सी को समझ आता है कि गु सिंगजी ने अपनी जान देकर फैन फैमिली को बर्बाद करने का प्लान बनाया था। फिर सिन सेही पूछती है कि उसके साथ और कौन कौन आया है। मेड बताती है कि मो युआन, इंपीरियर के भेजे हुए पैलेस असिस्टेंट वांग जोंगसी और उसकी पर्सनल मेड लिंगलोंग भी साथ थे। लेकिन एक शॉकिंग बात सामने आती है। जब सिन सेही नदी में गिरी थी तो लिंगलोंग भी उससे बचाने के लिए पानी में कूद गई थी और तब से वो गायब है। सब लोग लिंगलोंग को वफादार मेड समझ रहे होते, लेकिन सिन सेही सच जानती है। वो कहती है कि उसी लिंगलोंग ने उसे पानी में धक्का दिया था। बचाने का नाटक सिर्फ सबको बेवकूफ़ बनाने के लिए था। सिन सेही तुरंत हुक्म देती है कि लिंगलोंग को ढूंढ कर पकड़ा जाए। अगर जिंदा मिले तो ठीक है, वरना उसकी लाश भी चलेगी। इसके बाद क्राउन प्रिंस को देखते हैं। उसका असिस्टेंट उसके लिए दवा लेकर आता है और कहता है फिजिशियन सी ने बताया था कि ये मेडिसिन उसके शरीर में मौजूद अजीब जहर को दबा देगा, लेकिन धीरे धीरे उसके लीवर और स्पिन को भी नुकसान पहुंचाएगा। इधर सिन सेही उस जड़ी बूटी को देखती है और सोचती है कौन है जो इमोर्टल वाइन ऐसे ही किसी को दे दे सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए। इसी बीच वो सोचती है उस टाइम आसमान में 2 चांद यानी ट्विन मून्स दिखाई देते हैं। कहा जाता है जब ट्विन मून्स नज़र आते हैं तब स्टार गेट खुलता है और उस पल किस्मत दोबारा लिखी जा सकती है। शायद इसी वजह से मुझे दोबारा जीने का मौका मिला है। अब सिन सेही फैसला करती है कि इस बार वो किसी की पपेट नहीं बनेगी। वो कहती है इस बार मैं खुद अपनी तकदीर लिखूंगी। मैं किसी के हाथों की कठपुतली नहीं बनूंगी, बल्कि पूरी बाजी को खुद कंट्रोल करूंगी। थोड़ी देर बाद खबर मिलती है कि इंपीरियर का असिस्टेंट हांग जोंगसी फिर से एक नई मुसीबत खड़ी कर चुका है। सिन सेही उसके पास जाती है। हांग जोंगसी नाटक करता और कहता है कि अगर प्रिंसेस को कुछ कहना था तो उसे बुलवा लेती, खुद आने की ज़रूरत नहीं थी। उसने एक मासूम लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। प्रिंसेस उसे एक चट्टान के पास लेकर जाती है और सबसे पहले उसे एक खास तरह का लटकन गिफ्ट करती है। इंपीरियर का असिस्टेंट अपनी सफाई में कहता है कि उस लड़की ने उसका कपड़ा ख़राब कर दिया था, इसलिए उसने सिर्फ 2-4 थप्पड़ मारे थे। वो अपनी गलती को बहुत छोटा दिखाने की कोशिश करता है। जब मो युआन उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो वांग जोंगसी घमंड से कहता है कि वो सीधा इंपीरियर की सेवा करता है, इसलिए कोई भी उसे सज़ा देने का हक नहीं रखता है। लेकिन सिन सेही उसका घमंड को एक ही पल में तोड़ देती है। सिन सेही हांग जोंगसी को पहाड़ी से नीचे कूदने का हुक्म देती है। वो डर के मारे कूद पड़ता है और उसे लटकन की खुशबू से अट्रैक्ट होकर एक जंगली जानवर उसे पर हमला कर देता और वो मर जाता। हांग जोंगसी की मौत के बाद मो यो हैरान होकर पूछती है कि प्रिंसेस ने ये सब जानबूझकर क्यों किया। आखिर सब जगह उनके बारे में बुरी बातें फैलेंगी। इस पर सिन सेही बहुत ही पावरफुल जवाब देती है। वो कहती है दुश्मन से छुपकर बचने से बेहतर है कि उन्हें पहले ही दिखा दिया जाए कि मैं कोई कमज़ोर शिकार ही नहीं हूँ। जब लोग तुमसे डरते हैं तब वो सोच समझकर कदम उठाते हैं, लेकिन अगर तुम हमेशा डरते रहोगे तो लोग तुम्हें आसानी से दबा देंगे। ये बात सुनकर मोयो भी समझ जाती है कि उनकी प्रिंसेस पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। वो सोचती है कि पहले वाली सिन सेही बहुत ही मासूम, शांत और कोमल थी, बिल्कुल एक नाजुक फूल की तरह। लेकिन नदी में गिरने के बाद जैसे उसकी पूरी पर्सनैलिटी ही बदल गई है। अब वो एक ऐसी शक्तिशाली और समझदार औरत बन चुकी है, हर चाल पहले से सोचकर चलती है। दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस और उसका असिस्टेंट ये सब देख लेता है। क्राउन प्रिंस कहता है कि जिसे लोग एक कमज़ोर और सीधी सादी प्रिंसेस समझते हैं, उसने इंपीरियर के खास असिस्टेंट को ही मरवा दिया। उनका असिस्टेंट पूछता है कि उन्होंने इतनी रेयर इमोर्टल वाइन एक अजीब लड़की को क्यों दे दी। क्राउन प्रिंस शांत होकर कहता है कि उस वक्त अगर वो जड़ी बूटी ना देता तो सिन सेही की जान नहीं बचती। असिस्टेंट
फिर कहता है कि अब उन्हें किसी भी तरह इमोर्टल वाइन वापस लानी होगी। क्राउन प्रिंस मुस्कुराकर कहता है कि मेरे पास एक प्लान पहले से ही तैयार है। इसके बाद क्राउन प्रिंस अपनी पहचान छुपाने के लिए एक और नया रूप धारण करता है। इस बार वो हुआ फू हेन यानी जिंगयन के सबसे अमीर व्यापारी के बेटे के रूप में मिलने आता है और कहता है कि इमोर्टल वाइन असल में उनकी है और उसे वापस कर दिया जाए। लेकिन सिन से ही इतनी आसानी से किसी की बात मानने वाली नहीं थी। वो सोचती है कि एक आम व्यापारी इतना महंगा और शाही इंसेन कैसे इस्तेमाल कर सकता है। इसी बात से उसे शक होने लगता है कि सामने वाला आदमी अपनी असली पहचान छुपा रहा है। वह फुएन इमोर्टल वाइन का रंग, उसका शेप और हर छोटी छोटी डिटेल बिल्कुल सही बताता है। इससे साफ हो जाता है कि जड़ी बूटी वाकई उसी की है। लेकिन फिर सिन से ही उसे तुरंत वापस नहीं करती। वो कहती है कि अगर हुआ फुएन उसके बनाए हुए एक मुश्किल चेस पजल को सॉल्व कर देगा तभी उसे इमोर्टल वाइन मिलेगी। हुआ फुएन चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। सिन से इस चेस पजल का नाम मून पैलेस रख, क्योंकि इसकी असली चाल पहली नज़र में समझना बहुत मुश्किल होता है। थोड़ी ही देर में हुआ फुएन पजल सॉल्व कर देता और उसे लगता है कि वो जीत गया है। लेकिन तभी सिन से ही उसे दोबारा बोर्ड देखने के लिए कहती है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। वो वाइट चेस पीस था और अब अचानक ब्लैक बन चुका होता है। दरअसल सिन से ने एक खास सेंटेड पाउडर का इस्तेमाल किया था जो कुछ देर बाद रंग बदल देता है। वह फुएन कहता है कि ये तो धोखा है और इस तरह जीतना ईमानदारी नहीं है। लेकिन सिन से मुस्कुराते हुए जवाब देती है, जंग और पॉलिटिक्स में जीत ही सब कुछ होती है, सिर्फ चेस के मोहरे ही नहीं। इस दुनिया में लोगों का सच और झूठ कभी कभी ब्लैक और वाइट की तरह बदल जाता है। ये बात सुनकर क्राउन प्रिंस काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। वो अपनी हार मान लेता है। जाते जाते हुआ फैन एक और ऑफ़र देता है। वो कहता है कि उसके पास ऐसे लोग और तरीके हैं जो घोड़ों से भी कई गुना तेज मैसेज पहुंचा सकते हैं। अगर प्रिंसेस चाहे तो वो उनकी मदद करने के लिए तैयार है। सिन से ही उसका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेती है। वह फुएन के जाने के बाद क्राउन प्रिंस का असिस्टेंट मजाक में कहता है कि शायद आपने जानबूझकर इमोर्टल वाइन प्रिंसेस के पास छोड़ दी थी ताकि उनसे दोबारा मिलने का बहाना मिल सके। क्राउन प्रिंस उसकी बात को टाल देता और कहता है कि उनका असली मिशन कुछ और है। अब कहानी का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट राज सामने आता है। उनका असली टारगेट है प्रिंस ली साओ चेंगयंग। अब हम लोग प्रिंस ली को देखते हैं जो किसी से लड़ाई कर रहे होते हैं। वहाँ छुपकर क्राउन प्रिंस और उसका असिस्टेंट बात कर रहे होते हैं। क्राउन प्रिंस कहता है कि प्रिंस ली के पास एक बहुत ही खतरनाक किताब है। इस नोटबुक में कोर्ट के बड़े बड़े ऑफिसर के सारे काले राज लिखे हुए हैं। किस ऑफिसर ने कब, कहाँ और कौन सा जुर्म किया है, सब कुछ इस किताब में मौजूद है। अगर ये किताब गलत हाथों में चली गई तो पूरी इंपीरियल कोर्ट में तबाही मच सकती है। इसी वजह से हर फ्रैक्शन प्रिंस ली का पीछा कर रहा है। सफ़र के दौरान प्रिंस ली के लगभग सारे सोल्जर मारे जा चुके हैं और अब वो बिल्कुल अकेले रह गए हैं। क्राउन प्रिंस फैसला करते हैं कि ये सबसे सही मौका है प्रिंस ली की जान बचाने। एक तरफ वो अपने छोटे भाई को बचाएंगे और दूसरी तरफ उन्हें नोटबुक का पता भी चल जाएगा। शायद इसी नोटबुक की मदद से उन्हें उस इंसान तक पहुंचने का क्लू मिल जाए जो सालों पहले जहर देने की साजिश में था। उधर सिन से ही कहीं जा रही होती है तो रास्ते में उसकी नज़र एक घायल आदमी पर पड़ती है। वो तुरंत पहचान लेती है कि ये और कोई नहीं बल्कि प्रिंस ली साओ चेंगियन है जो प्रिंस सी के छोटे भाई हैं। प्रिंसेस के सोल्जर प्रिंस ली को बचाने के लिए आगे बढ़ने वाले होते हैं लेकिन प्रिंसेस सबको रोक देती है। वो कहती है कि बिना उनके ऑर्डर के कोई भी कुछ नहीं करेगा। तभी प्रिंस ली अपने आइडेंटिटी जेड फेंक देते हैं प्रिंसेस के पास। उनकी असिस्टेंट उसे देखकर कहती, अगर एक प्रिंस को दुश्मनों के हाथ मरने के लिए छोड़ दिया गया तो ये बहुत बड़ा जुर्म होगा। तब सिन से ही अपने सोल्जर को प्रिंस ली को बचाने का हुक्म दे देती है। क्राउन प्रिंस ये देखकर समझ जाते हैं कि अब प्रिंस ली सुरक्षित है, इसलिए वो खुद सामने आने के बजाय चुपचाप वहाँ से निकल जाने का सोचते हैं और अपने आदमी टिनवान को प्रिंस ली के पीछे जाकर नोटबुक के बारे में सुराग ढूंढने का ऑर्डर देते हैं। इधर प्रिंसेस प्रिंस ली के पास जाती। प्रिंस ली कहते हैं, अगर मैंने जेड पेंडेंट फेंक कर तुम्हारा ध्यान
ना खींचा होता तो क्या तुम चुपचाप खड़े देखती रहती। प्रिंसेस माफ़ी मांगते हुए कहती है कि उन्हें पूरी सच्चाई नहीं पता थी, इसलिए बिना सोचे समझे किसी की भी मदद करना मुझे सही नहीं लगता। इस पर प्रिंसली कहते हैं, इतना खूबसूरत चेहरा लेकिन इतना जहरीला दिल। सिनसेई इस बात का कोई जवाब नहीं देती और सीधा उसके इलाज की तैयारी शुरू कर देती है। वो इंसेंस जलाती है ताकि प्रिंसली कुछ देर के लिए गहरी नींद में चले जाए और उसके घाव का इलाज आसानी से किया जा सके। लेकिन इलाज के बीच ही प्रिंसली होश में आने लगते हैं। सब लोग घबरा जाते क्योंकि इंसेन का असर खत्म हो रहा था। तभी दर्द के मारे प्रिंसली प्रिंसेस का हाथ इतनी जोर से पकड़ लेते हैं कि सब हैरान रह जाते हैं। फिर भी सिनसेई बिना घबराए उसका ट्रीटमेंट पूरा करती है। बाद में सिनसेई अपनी मेड से एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करती है। वो समझ चुकी थी कि उसकी मेड ने जानबूझकर उसे प्रिंसली को बचाने के लिए मोटिवेट किया था। जब सिनसेई वजह पूछती है तो मेड सच बता देती है। वो कहती है कि प्रिंसेस के पिता हमेशा से चाहते थे कि सिनसेई की शादी प्रिंसेस ली से हो, क्योंकि प्रिंसली और प्रिंसी सगे भाई हैं। अगर सिनसेई प्रिंसली से शादी करती तो प्रिंसी की प्रोटेक्शन मिलेगी और वो पैलेस की डेंजरस पॉलिटिक्स से भी बच सकती है। ये सब उसके पिता का बहुत सोचा समझा प्लान था। सिनसेई कहती है कि उसके पिता का इरादा गलत नहीं था, लेकिन उसकी मेड की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने बिना पूछे उसकी ज़िंदगी का फैसला खुद करना शुरू कर दिया। सिनसेई साफ शब्दों में कहती है, अब मैं नॉर्थ वेस्ट की वो कोमल मासूम लड़की नहीं हूँ। इंपीरियल कैपिटल में जीने के लिए मुझे खुद अपने फैसले लेने होंगे। मुझे ऐसे लोग चाहिए जो मेरी बात माने, ना कि मेरे लिए खुद फैसला करें। ये सुनकर मेड अपनी गलती मान लेती है और कसम खाती है कि आज के बाद वो कभी भी प्रिंसेस के ऑर्डर के खिलाफ नहीं जाएगी। इसी बीच क्राउन प्रिंस के आदमी एक और इम्पोर्टेंट क्लू लेकर आते हैं। उन्होंने प्रिंसली के घोड़े पर एक बहुत ही रेयर फ्लावर मिला था। इस फूल के जरिए वो एक जगह तक पहुंचते हैं जहां ज़मीन को हाल ही में खोदा गया था। लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि कोई उनसे पहले ही वहां आ चुका है और वो कोई और नहीं बल्कि सिनसेई ही होती है। और ये बात क्राउन प्रिंस भी अंदाज़ा लगा लेते हैं। दूसरी तरफ सिनसेई भी उस जगह से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हासिल कर लेती है, वही नोटबुक। अब इस नोटबुक का असली राज सामने आता है। कई साल पहले पर्सनल मिनिस्टर के वाइस मिनिस्टर की एक पसंदीदा औरत थी जिसका नाम यंजी था। उसने अपने हस्बैंड को रिश्वत लेकर गवर्नमेंट पोस्ट बेचने के लिए मना लिया, लेकिन उसका असली प्लान इससे भी ज़्यादा खतरनाक था। उसने देश भर से खूबसूरत लड़कियां को चुनकर उनकी शादी ताकतवर और बड़े ऑफिसर से करवा दी। ये औरतें धीरे धीरे अपने हस्बैंड को कंट्रोल करने लगी और पूरी इंपीरियल कोर्ट में करप्शन और साजिश का जाल बिछा दिया। इन सब ऑफिसर के जुर्म, उनके राज और उनके सबूत इस नोटबुक में लिखे हुए हैं। यानी जिस इंसान के पास ये किताब होगी वो पूरी इंपीरियल कोर्ट के सबसे बड़े राज अपने हाथ में रख लेगा। इसके बाद बात सिनसेई की शादी पर आती है। उसका गार्ड बताता है कि जिस भी प्रिंस को सिनसेई नोटबुक देगी उस प्रिंस की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और वो उसका एहसान कभी नहीं भूलेगा। लेकिन एक प्रिंस ऐसा भी है जिससे इस नोटबुक से भी ज़्यादा कुछ और चाहिए, वो है क्राउन प्रिंस शाओ हुआयोंग। गार्ड बताता है कि क्राउन प्रिंस बचपन से ही बहुत कमज़ोर रहे हैं। सिर्फ 9 साल की उम्र में उन्हें जहर दे दिया गया था। 15 साल की उम्र में इलाज के लिए उन्हें राजधानी छोड़कर टेम्पल भेज दिया गया। इसी वजह से कोर्ट में उनकी कोई पॉलिटिकल पावर नहीं बची। नाम के लिए वो क्राउन प्रिंस है, लेकिन बाकी सारे प्रिंस बस उनकी मौत का इंतज़ार कर रहे ताकि अगला एम्पायर बनने की रेस शुरू हो सके। ये सुनकर सिनसेई एक ऐसी बात कहती है जो उसके कैरेक्टर को और मजबूत बना देती है। वो कहती है, लंबी ज़िंदगी वाले हस्बैंड से अच्छा है एक शॉर्ट लिव्ड हस्बैंड हो। कम से कम पैलेस की पॉलिटिक्स और अननेसेसरी इमोशन से तो बच जाऊंगी। उसका गार्ड मो युआन ये सुनकर घबरा जाता है और कहता है कि ऐसी बातें कहना भी खतरनाक हो सकता है। लेकिन सिनसेई अपनी सोच और भी साफ कर देती है। वो कहती है कि रॉयल मैरिज में प्यार से ज़्यादा पॉलिटिक्स होती, इसलिए वो किसी ऐसे इंसान को हस्बैंड बनाना चाहती है जो उसका पार्टनर
बन सके। उसके लिए प्यार सबसे ज़रूरी नहीं है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल बेनिफिट और एक दूसरे का साथ। इस बार वो किसी के सहारे जीना नहीं चाहती। फिर सिनसेई फैसला करती है कि वो इंपीरियल कैपिटल तक का सफ़र आराम से करेगी और वहाँ पहुँचकर हर प्रिंस को खुद देखेगी। उसके बाद ही वो डिसाइड करेगी उसके लिए सबसे सही हस्बैंड कौन होगा। सिन फिर इंपीरियल कैपिटल के बाजार में शिफ्ट होता है। वहाँ लोग खुलकर सट्टा लगा रहे होते हैं। कमांडर प्रिंसेस जॉन निंग किस प्रिंस से शादी करेगी। कोई सेकंड प्रिंस निंग पर पैसे लगा रहा है क्योंकि वो ईमानदार और कानून को मानते हैं। कोई सिक्स्थ प्रिंस यू को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि वो सबसे हैंडसम प्रिंस माने जाते हैं। कुछ लोग फिफ्थ प्रिंस सी का नाम लेते हैं। वो कहते हैं कि प्रिंस सी ने अपनी मर चुकी वाइफ के लिए 3 साल तक शोक मनाया था। इंपीरियर भी उनसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उनके चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। कुछ लोग नाइन्थ प्रिंस ली को बेस्ट चॉइस मानते हैं क्योंकि वो एक बहादुर जनरल है और सिनसेई भी एक मिलिट्री फैमिली से बिलोंग करती है। लेकिन तभी एक आदमी सबको सरप्राइज कर देता है। जब सब लोग अलग अलग प्रिंस पर सट्टा लगा रहे होते हैं तब वो चुपचाप क्राउन प्रिंस के नाम पर पैसे लगा देता है। सब लोग उसकी तरफ हैरानी से देखने लगते हैं। वो इंसान और कोई नहीं क्राउन प्रिंस होता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हम बहुत सारी लाल लाल चेरीज देखते हैं। ये चेरीज क्राउन प्रिंस के लिए रखी गई थी, लेकिन वहां कोई आया और उसमें जहर डालकर चला गया। मतलब अगर क्राउन प्रिंस इसे खाते तो वो तुरंत नहीं मरते बल्कि धीरे धीरे मरते। और वही चेरीज इंपीरियर ने आकर अपने बेटे को ही खिला दी थी। इंपीरियर को तो पता नहीं था कि इसमें जहर मिला हुआ है। वो चेरीज खाकर 9 साल की उम्र में क्राउन प्रिंस बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए थे। आज उसे वही घटना याद आ रही थी। वो आज भी ढूंढ रहे थे कि उस दिन उसे जहर किसने दिया था। दूसरी तरफ हमें सिनसेई दिखाई देती है। उसे मिलने प्रिंस ली आते हैं। प्रिंस ली कहते हैं तुमने मेरी जान बचाई थी, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम मुझसे ही शादी करोगी। ये सुनकर सिनसेई कहती है किसने कहा। प्रिंस ली कहते हैं अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो मेरी जान क्यों बचाती। प्रिंस ली बार बार सिनसेई पर शादी के लिए जोर देने लगते हैं क्योंकि वो उससे शादी करना चाहते हैं। तब सिनसेई कहती आप अच्छे से याद कीजिए, आपने जो जेड पेंडेंट फेंका था उसी की वजह से मैंने आपकी जान बचाई थी। इसके बाद प्रिंस ली की नज़र सिनसेई के हाथ पर पड़ती है। वहाँ उसके पकड़ने का निशान था जो उस दिन बना था। ये देखकर प्रिंस ली उसे छोड़ देते हैं। सिनसेई वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद प्रिंस ली को पता चलता है कि उसकी नोटबुक अपने जगह पर नहीं है। प्रिंस ली को पता चल जाता है कि वो नोटबुक सिनसेई ने ली है और फिर उसका असिस्टेंट उसे प्रिंसेस का एक लेटर देता है जिसमें लिखा होता है आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसलिए आप घोड़ों से ट्रैवल मत कीजिए। और वो सारे घोड़े अपने साथ ले जा रही होती है। ये पढ़कर प्रिंस ली बहुत गुस्सा हो जाते हैं। एक ही बार में उसके हाथ से वो नोटबुक भी चला गया और सिनसेई भी। उधर सिनसेई के सामने उसकी दासी एक मैप जैसा पेपर लाती है। उसमें 5 प्रिंसेस के नाम लिखे होते हैं। इन 5 में से किसी एक को सिनसेई को अपने होने वाले पति के रूप में चुनना था, लेकिन सिनसेई खुद भी सोच में पड़ गई थी कि वो किसको चुने। दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस भी इस बात को लेकर परेशान था कि सिनसेई आखिर किस प्रिंस को चुनेगी। हमें पता चलता है उनका 5वां भाई कुछ साल पहले ही अपनी पत्नी को खो चुका था। लगभग 3 साल बीत चुके थे। वैसे भी सिनसेई को अपने घर से इंपीरियल कैपिटल पहुंचने में ही कई साल लग गए थे। सब सोच रहे थे कि क्या 5वां प्रिंस इस वक्त सिनसेई से शादी करेगा। शायद नहीं, लेकिन राजनीति के लिए वो ऐसा कर भी सकता है। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और 3 साल बाद भी उसे भुला नहीं पाया था। तभी प्रिंस सी को पता चलता है वो नोटबुक प्रिंसेस के हाथ लग गया है। जैसे ही ये बात पता चलती है वो उसे नोटबुक लाने का हुक्म देते हैं। उधर सिनसेई जब इंपीरियल कैपिटल की तरफ जा रही थी तब क्राउन प्रिंस
और उसका सेक्रेटरी चुपचाप उनका पीछा कर रहे थे। रास्ते में कुछ लोग सिनसेई को मारने आ जाते हैं, लेकिन सिनसेई पहले से ही इस खतरे के लिए तैयार थी। उसने अपनी कैरेज के अंदर एक खास धूप जला रखी थी, जिसका धुआं फैलते ही सब लोग बेहोश हो गए। ये देखकर क्राउन प्रिंस मुस्कुराता और कहता है, मैंने सिनसेई को जितना बोल्ड समझा था वो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग निकली। हर दिन ये लड़की मुझे और पसंद आने लगी है। शायद यही मेरे लिए परफेक्ट है। लेकिन तभी सामने से और भी कुछ ऑफिसर अटैक करने आ जाते हैं। इस बार सिनसेई बिल्कुल तैयार नहीं थी। इस वक्त क्राउन प्रिंस भेष बदलकर वहां पहुंचते हैं और सब अटैकर से लड़कर सिनसेई की जान बचा लेते हैं। लड़ते वक्त उसके पास एक गुलाब की पंखुड़ी उड़कर सिनसेई के हाथ में आ गिरती है। सिनसेई महसूस करती है कि इस इंसान से वही इंसेन की खुशबू आ रही थी जो फू है से आ रही थी। क्राउन प्रिंस कहते हैं, मैं एक राज्य का दूत हूँ। मैं इस रास्ते से गुजर रहा था। जब मैंने देखा कि प्रिंसेस मुसीबत में है तो मैंने रुक के मदद कर दी। प्रिंसेस उसका शुक्रिया अदा करती है। तब वो आदमी कहता, आप जल्दी से निकल जाइए वरना सिटी गेट बंद हो जाएगा। तो प्रिंसेस आगे बढ़ते हुए सोचती है, ये कोई आम राज्य का दूत नहीं है, ये वही रहस्यमयी आदमी है जो बार बार उसकी मदद करते रहता है। वो सोचने लगती है, आखिर ये आदमी कौन है और इसके शरीर से वही खुशबू क्यों आती है। सिनसेई पूरे रास्ते इस बात के बारे में सोचती रहती है कि उसकी मदद करने वाला ये रहस्यमयी इंसान आखिर कौन है। उधर तेन्युआन क्राउन प्रिंस का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही क्राउन प्रिंस वापस आते हैं, तेन्युआन कहता है, आप फिर से उन्हें बचाने चले गए, क्या आपने नहीं देखा वो कितनी जिद्दी है। मुझे लगता है हमारे ब्रिलियंट क्राउन प्रिंस को प्रिंसेस से प्यार हो गया है। ये सुनकर क्राउन प्रिंस कहता है, ये प्यार नहीं है, बस वो बहुत खूबसूरत है, बहुत समझदार और बहुत हिम्मती है। मैंने उस जैसी लड़की पहले कभी नहीं देखी। मैं सिर्फ उसकी तारीफ़ करता हूँ। लेकिन किसी को एडमायर करना ही धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। तभी अचानक क्राउन प्रिंस की नाक से खून बहने लगता है। जब भी उनके शरीर में जहर का असर बढ़ता है तब उनके साथ ऐसा ही होता है। इसके बाद हमें 5वें प्रिंस दिखाई देते हैं। उनसे मिलने उनका 9वां भाई आता है, प्रिंस ली। 5वें प्रिंस गुस्से में कहते हैं, हमने वो नोटबुक खो दिया, हमें किसी भी हाल में सिनसेई से वो रिकॉर्ड वापस लेना होगा। 9वें प्रिंस कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे किसी न किसी तरह वापस ले आऊँगा। उधर प्रिंसेस कैपिटल पहुंचने से पहले एक जगह रुककर आराम कर रही थी। तब एक बीमार बिल्ली उसके पास आ जाती है। सिनसेई प्यार से उस बिल्ली को अपनी गोद में उठा लेती है और उसका ख्याल रखती है। ये सब क्राउन प्रिंस दूर से देख रहा होता है। वो मुस्कुराने लगता है। ये देखकर तेन्युआन कहता है, मुझे लगता है आप सच में प्रिंसेस से प्यार करने लगे हैं। क्राउन प्रिंस फिर मना करते हुए कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस वो बहुत खूबसूरत, बहुत दयालु और बहुत प्यारी लड़की है। मैं सिर्फ उसकी तारीफ़ करता हूँ और कुछ नहीं। तेन्युआन मुस्कुरा कर कहता है, भाई इसी को तो प्यार कहते हैं, अब मान भी लीजिए। उसी रात लैल्टेन फेस्टिवल हो रहा था। सिनसेई अपने साथियों के साथ देखने निकलती है। थोड़ी देर बाद वो अपनी नाव में बैठ जाती है। तभी क्राउन प्रिंस प्राइम मिनिस्टर चू का भेष बदल कर उसकी नाव के सामने आते हैं और कहते हैं, मैं प्राइम मिनिस्टर चू हूँ, मुझे प्रिंसेस से बात करनी है। मैं उस दासी लिंगलोंग के बारे में पूछना चाहता हूँ। सिनसेई कहती है, ठीक है, अपनी नाव मेरी नाव के सामने लाइए, फिर हम बात करते हैं। दोनों की नाव आमने सामने आ जाती है, लेकिन केस की बात करने के बजाय क्राउन प्रिंस अजीब सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। वो पूछते हैं, आपका पसंदीदा खाना क्या है, आपको कौन सी किताबें पसंद आती है और खाली समय में आप क्या करना पसंद करते हैं। सिनसेई सब्र से जवाब देती है, मुझे फूल इकट्ठा करना और उनसे परफ्यूम बनाना बहुत पसंद है, लेकिन इन सब बातों का उस केस से क्या संबंध है, ये तो मेरी पर्सनल बातें हैं। तब क्राउन प्रिंस कहता है, ये सब इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपकी दासी आपके बारे में सब कुछ जानती थी, इसलिए हमें भी आपकी कुछ पर्सनल बातें जान लेनी चाहिए। तभी सिनसेई को फिर से वही इंसेन की खुशबू महसूस होती है।
वो तुरंत कहती है, मैं आपसे सामने बैठकर बात करना चाहती हूँ, आप मेरी नाव में आ जाइए। ये सुनकर क्राउन प्रिंस तुरंत उसकी नाव पर आ जाते हैं, लेकिन उसने अपने चेहरे को टोपी से ढका रखा था। सिन से ही पूछती है, आपने अपना चेहरा क्यों छुपाया हुआ है? वो जवाब देता है, मेरे चेहरे पर चोट लग गई है इसलिए। दरअसल सिनसेई ने पहले ही एक खास धूप का इंतज़ाम कर रखा था। उस धूप का असर होते ही क्राउन प्रिंस कमज़ोर पड़ने लगते हैं। सिनसेई को लगता है कि वो अभी बेहोश हो जाएंगे और इसी मौके पर वो उसका चेहरा देख लेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्राउन प्रिंस अचानक उसका हाथ पकड़ लेते और कहते हैं, मैं बेहोश नहीं हुआ, आपने ये धूप इसलिए जलाई थी ना ताकि आप देख सके कि मैं कौन हूँ। सिनसेई तुरंत उसकी तरफ एक पाउडर फेंकती है, लेकिन क्राउन प्रिंस पलक झपकते ही वहाँ से निकल जाते हैं। वापस जाकर वो तिनवान से कहते हैं, बस थोड़ी सी ही देर और होती तो मेरी पहचान खुल जाती। तिनवान कहता है, मैंने पहले ही कहा था कि वो लड़की बहुत खतरनाक है, आपने देखा ना, वो तो आपको मार ही देती। क्राउन प्रिंस हंसते हुए कहते हैं, अगर वो मुझे मारना चाहती तो जहर फेंक, उसने तो सिर्फ एक पाउडर फेंका जिससे बस मेरी बॉडी नम पड़ गई। सच तो ये था कि सिनसेई का ये अंदाज क्राउन प्रिंस को और भी पसंद आ गया। अगर वो उस पर जहर इस्तेमाल करती तो शायद उसे बुरा लगता। उधर सिनसेई भी बार बार इस बात को सोच रही थी कि आखिर वो रहस्यमयी आदमी कौन है और मैंने गलती की, मुझे तो जहर फेंकना चाहिए था। अगले दिन सिनसेई लगभग इंपीरियल कैपिटल पहुंच चुकी। तभी एक आदमी का घोड़ा अचानक पागल हो जाता है और तेज रफ्तार से दौड़ने लगता है। सिनसेई का गार्ड तुरंत आगे बढ़कर उस घोड़े को रोक देता है, जिससे उस आदमी की जान बच जाती है। सिनसेई नीचे उतरकर उस आदमी से पूछती है, तुम कौन हो और तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? इसी बीच वहाँ का गवर्नर भी पहुँच जाता है। वो लोग तुरंत सफाई देते हुए कहते हैं, हमें नहीं पता हमारे घोड़े को क्या हो गया, वो अचानक ही पागल होकर दौड़ने लगा। सिनसेई कहती है, तुम्हारे घोड़े को किसी ने एक खास पाउडर दिया है, इस वजह से वो इतना पागल हो गया, और जिसने भी ये किया है उसका असली निशाना मैं थी। लेकिन वहाँ मौजूद सब लोग इस बात से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि उन्हें बिल्कुल नहीं पता घोड़े को ये पाउडर किसने दिया। तब सिनसेई एक बड़ा बर्तन भरकर पानी मंगवाती है। उसके बाद सिनसेई सभी लोगों को अपने हाथ पानी से धोने के लिए कहती है। जब एक आदमी ने हाथ धोया तो उसकी उंगलियां लाल हो गई। इससे साफ हो गया कि उसने ही घोड़े पर वो पाउडर लगाया था। लेकिन पहला आदमी फिर भी बार बार कहता है, मैंने कुछ नहीं किया। फिर एक और आदमी को पकड़ा जाता है, उसके हाथों पर भी वही लाल निशान मिलता है। सिनसेई तुरंत कहती है, तुम लोग मुझे मारना चाहते थे ना? वो लोग फिर भी कहते हैं, हमें कुछ नहीं पता। तभी क्राउन प्रिंस आते हैं और कहते हैं, सिर्फ अनजान होने का मतलब ये नहीं होता कि तुम निर्दोष हो। हैरानी की बात ये थी कि सिनसेई और क्राउन प्रिंस ने ये बात एक साथ बोली। क्राउन प्रिंस को देखते ही वहाँ मौजूद सब लोग झुककर सलाम करने लगते हैं। ये पहली बार था जब सिनसेई ने क्राउन प्रिंस को असली रूप में देखा, लेकिन आज उसके शरीर से वो इंसेन की खुशबू नहीं आ रही थी। इसी वजह से सिनसेई समझ ही नहीं पाई कि ये वही रहस्यमयी आदमी है जो पहले भी कई बार उसकी मदद कर चुका है। तब वो आदमी क्राउन प्रिंस से माफ़ी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, घोड़ा अचानक पागल हो गया था, मुझे नहीं पता था कि उसमें प्रिंसेस सिनसेई बैठी है। सिनसेई तुरंत कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, सच बताओ, तुम्हारे पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है, किसने तुम्हें भेजा था? आखिरकार वो आदमी सच कबूल कर लेता है और कहता है, हमें आपकी सौतेली माँ ने भेजा था। ये सुनते ही क्राउन प्रिंस ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, इस आदमी को गिरफ्तार करके ले जाओ। उधर सिनसेई मन में कहती है, मैं तो अपनी सौतेली माँ को लगभग भूल ही गई थी, शायद उसे मेरा खुश रहना बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए वो एक बार फिर मुझे मरवाना चाहती है। इसके बाद सिनसेई क्राउन प्रिंस का शुक्रिया अदा करती है। क्राउन प्रिंस उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर उठाते हैं और कहते हैं, धन्यवाद की ज़रूरत नहीं, आज पहली बार हमारी मुलाकात हुई है। मैं आपको अपने महल में इनवाइट करता हूँ, जब आपके पास समय हो ज़रूर आइएगा, तब हम आराम से बात करेंगे। सिनसेई मुस्कुराकर कहती है, मैं ज़रूर आऊँगी। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है।
है। रास्ते में उसकी दासियां मजाक करते हुए कहती है, आपने क्राउन प्रिंस को देखा? उन्होंने आपका हाथ भी पकड़ा और इतना प्यार से उठा दिया। एपिसोड की स्टार्टिंग में सीन से ही अपने पिता की हवेली पहुंचती है। उसके पिता वहां नहीं होते, लेकिन उसका बटलर और सौतेली बहन वहां मौजूद होती है। उसकी सौतेली बहन का नाम सिन योंगरो था, जो उसकी सौतेली माँ की ही बेटी थी। सिन से ही सीधा अंदर जाती है। जैसे ही उसकी नज़र अपनी सौतेली माँ पर पड़ती है, वो तुरंत अपनी दासियों को हुक्म देती है, इस औरत को पकड़ो और इसी वक्त घर से बाहर निकाल दो और इसके साथ इसके सारे नौकर चाकर को भी बाहर कर दो। फिर सेंसेई गुस्से में कहती है, इस औरत ने मुझे मरवाने की साजिश की थी। ये चाहती थी कि मेरी मौत के बाद उसकी बेटी सब कुछ हासिल कर ले, लेकिन शायद इसे पता नहीं कि खुद महाराज ने मुझे कैपिटल बुलाया है। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मरवाने की? सेंसेई आगे कहती है, तुमने सालों पहले मेरे पिता को शराब पिलाकर बेहोश किया था और उनके साथ रात गुजारी थी। उसके बाद सिन रोंगो का जन्म हुआ। जब मेरी माँ को ये सच पता चला, तब वो लास्ट मंथ की प्रेग्नेंट थी। इसी सदमे में उनकी मौत हो गई, लेकिन मरने से पहले उन्होंने मुझे जन्म दिया था। मेरी माँ की मौत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। ये सुनकर सौतेली माँ जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है, तुम नहीं जानती, मेरा भी एक सहारा है। प्रिंस कांग मेरा सपोर्ट है। सिन से ही शांत होकर कहती है, अच्छा तो प्रिंस कांग तुम्हारा सहारा है, ठीक है, आज मैं तुम्हें इस घर से निकाल रही हूँ। देखते हैं प्रिंस कांग मेरा क्या बिगाड़ लेते हैं। इसके बाद सिन से ही अपनी सौतेली माँ को घर से निकलवा देती है। दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस की मुलाकात महाराज से होती है। जैसे ही महाराज अपने बेटे को देखते हैं, वो तुरंत अपना कोट उतार कर क्राउन प्रिंस के कंधे पर रख देते हैं और कहते हैं, मौसम बहुत ठंडा है, तुम इतने कम कपड़े पहनकर क्यों घूम रहे हो? ये देखकर साफ पता चलता है कि महाराज अपने इस बेटे से कितना प्यार करते हैं। बचपन से ही क्राउन प्रिंस की तबीयत नाजुक रही थी, इसीलिए महाराज का लगाव उसके प्रति और भी ज़्यादा था। अगले दिन सेंसेई महाराज से मिलने महल पहुंचती है। वहां महाराज के साथ उनकी माँ, बाकी मिस्ट्रेस और सभी राजकुमार भी मौजूद होते हैं। कुछ देर बाद एक डांसर शानदार डांस करती है और अपनी परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लेती है। उसके बाद सिक्स्थ प्रिंस यानी प्रिंस यू की एंट्री होती है। वैसे प्रिंस यू बातों में बहुत ही होशियार थे। वो सेंसेई को इम्प्रेस करने के लिए कहते हैं, मैं तुम्हें पूरी कैपिटल घुमा सकता हूँ। उधर महल की सभी मिस्ट्रेस चाहती थी कि सेंसेई उनके बेटे को ही अपना पति चुन ले। तब सेंसेई उठकर महाराज से कहती है, महाराज मेरी आपसे एक विनती है, ये मेरी शादी है, इसलिए मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ जिससे मैं सच में पसंद करूँ। मुझे थोड़ा समय दीजिए ताकि मैं सभी प्रिंस को अच्छे से जान सकूँ। अगर उनमें से कोई मुझे पसंद आया तो मैं खुद आपको बता दूंगी। महाराज मुस्कुरा कर कहते हैं, अच्छा तो तुम खुद फैसला करना चाहती हो कि किस प्रिंस से शादी करोगी? सेंसेई जवाब देती है, जी हाँ, मैं सिर्फ राजनीति या किसी फ़ायदे के लिए शादी नहीं करना चाहती। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी उस इंसान के साथ बिताना चाहती हूँ जिससे मैं दिल से प्यार करूँ। महाराज उसकी बात मान कर उसे समय दे देते हैं। महल से बाहर निकलने के बाद सेंसेई अकेली खड़ी सोच रही होती, क्योंकि वो अभी तक किसी भी प्रिंस को अच्छी तरह नहीं जानती थी। तभी क्राउन प्रिंस उसके पास आते हैं और कहते हैं, अगर आप मेरे भाइयों के बारे में ज़्यादा नहीं जानते तो मैं उनके बारे में आपको बता सकता हूँ। सेंसेई कहती है, जरूर। क्राउन प्रिंस बताना शुरू करते हैं, हम 5 भाई शादी के लायक हैं। सबसे पहले मेरे दूसरे भाई प्रिंस निंग की बात करते हैं। वो हमेशा कोर्ट और राजनीति में व्यस्त रहते हैं। उनकी कैलीग्राफी भी बहुत खूबसूरत है और वो बहुत ही शांत और समझदार इंसान है। 9 साल पहले उनकी पहली पत्नी की मौत हो गई थी और उसके बाद उन्होंने कभी दोबारा शादी नहीं की। वो बहुत वफादार है, आप चाहे तो उन्हें कंसीडर कर सकती हैं। फिर वो कहता है, मेरे 5वें भाई की पत्नी गू की 3 साल पहले मौत हो गई थी। वो आज तक उस दुख से बाहर नहीं आ पाए। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उनकी ही सगे भाई प्रिंस ली है, शायद आप उनसे मिल चुकी है। वो मार्शल आर्ट्स में बहुत माहिर है और राजनीति में उनकी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप उनसे शादी करें तो
वो आपको हमेशा खुश रखेंगे। और छठे भाई प्रिंस यू तो आप देख ही चुकी हैं, वो थोड़े रोमांटिक स्वभाव के हैं। कविता, संगीत और कला में उनकी बहुत रुचि है। फिर क्राउन प्रिंस कहते हैं इन सभी भाइयों के पीछे बहुत पावरफुल परिवार और अपनी अपनी सेना का सहारा है। ये सब सुन के सिंसेई पूछती, आपने सबके बारे में बताया लेकिन आपने अपने बारे में कुछ नहीं कहा। क्राउन प्रिंस हल्का सा मुस्कुरा कर कहते हैं, मेरे बारे में क्या कहूँ, इस दुनिया में मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मेरी माँ नहीं है, सिर्फ मेरे पिता हैं। मैं बचपन से ही राज्य से बहुत दूर रहा हूँ और हमेशा बीमार रहता हूँ। मैं बहुत कमज़ोर हूँ। मुझे खुद नहीं पता कि मैं कितने दिन और ज़िंदा रहूँगा। ये सुनकर सिंसेई सोचने लगती है कि हर प्रिंस के पीछे कोई ना कोई ताकतवर परिवार या सेना खड़ी है, लेकिन सिर्फ क्राउन प्रिंस ही ऐसा है जिसके पीछे कोई सपोर्ट नहीं है। इसी वजह से अगर वो नोटबुक क्राउन प्रिंस को दे दे तो शायद वही बिना किसी पक्षपात के सच्चा इंसाफ कर सकते हैं। बाकी किसी भी प्रिंस को वो सबूत देना ठीक नहीं होगा। तब क्राउन प्रिंस कहते हैं, मैंने आपको अपनी हवेली आने का इनविटेशन दिया था, याद है ना? सिंसेई मुस्कुरा कर कहती है, बिल्कुल याद है। थोड़ी देर बाद प्रिंस ली सिंसेई से मिलने आते हैं और पूछते हैं, क्या तुम सच में मुझे वो नोटबुक नहीं दोगी? सिंसेई उससे कहती, अगर मैं तुम्हें वो नोटबुक दे दूं तो क्या तुम वादा कर सकते हो कि उसमें जिसका भी नाम होगा तुम उसे सजा दोगे? अगर उसमें तुम्हारे अपने परिवार का ही कोई निकला तो क्या तुम उसके खिलाफ भी कदम उठा पाओगे? फिर वो खुद ही कहती है, मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा करोगे। इतना कहकर सिंसेई वहाँ से चली जाती। उस दिन वो अपने नाना के घर भी जाती है। उसके नाना का नाम है मिस्टर ताओ था। ताओ परिवार के सभी लोग सिंसेई से बहुत प्यार करते थे। उसके मामा कहते हैं, हमने सुना है तुमने अपनी सौतेली माँ को घर से निकाल दिया। अगर वो दोबारा कोई परेशानी खड़ी करे तो सबसे पहले हमें बता देना। फिर मिस्टर ताओ पूछते, तुम यहाँ असल में एक राजनीतिक अलायंस के लिए आई हो। क्या तुम्हें किसी प्रिंस से प्यार हो गया है? क्या तुम किसी से शादी करना चाहती हो? सिंसेई थोड़ी देर चुप रहकर कहती है, शादी का फैसला बहुत सोच समझ कर लेना पड़ता है। मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकती। तभी वहाँ सिक्स्थ प्रिंस यानी प्रिंस लू आ जाते हैं। उन्हें देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि वो अचानक यहाँ क्यों आए हैं। दरअसल प्रिंस यू सिंसेई को इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारे कीमती तोहफे लेकर आए थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि सिंसेई कभी भी सिर्फ तोहफों से प्रभावित नहीं होती। सिंसेई हमेशा इंसान के स्वभाव और उसके चरित्र को परख कर ही फैसला लेती है। वो देखना चाहती थी कि उसके लिए असल में कौन सबसे सही जीवन साथी होगा। अगले दिन सिंसेई क्राउन प्रिंस की हवेली पहुंचती है। उसे देखते ही क्राउन प्रिंस बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, आपने अपना वादा निभाया, मुझे बहुत खुशी हुई। आइए अंदर चलिए। वो सिंसेई को अपने बगीचे की तरफ ले जाते हैं, लेकिन सिंसेई कुछ उदास सी लग रही थी। इसलिए उसकी दासी पूछती है, प्रिंसेस आप उदास क्यों हैं? क्या आपको ये गार्डन पसंद नहीं आया? सिंसेई कहती है, बात गार्डन की नहीं है। मेरा मन इसलिए परेशान है क्योंकि मुझे क्राउन प्रिंस बहुत अच्छे इंसान लगते हैं। मैं हमेशा बुरे और चालाक लोगों से लड़ती आई हूँ, इसलिए उनके साथ रहना मेरे लिए आसान है, लेकिन इतने अच्छे और दयालु इंसान के साथ कैसे पेश आना चाहिए ये मुझे समझ नहीं आ रहा। गार्डन में सिंसेई बहुत सारे खूबसूरत फूल और पौधे देखती है। वो क्राउन प्रिंस से पूछती है, क्या आपको भी फूल और पौधे कलेक्ट करना पसंद है? मुझे भी इसका बहुत शौक है। क्राउन प्रिंस तुरंत कहते, सच मुझे भी फूल और पौधे इकट्ठा करना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने अलग अलग जगहों से इतने सारे पौधे मंगवाकर अपने गार्डन सजाया है। ये सुनकर तीनवान चुपचाप मुस्कुरा देता है, क्योंकि असली सच सिर्फ वही जानता है। दरअसल पिछली रात क्राउन प्रिंस ने सबको हुक्म दिया था कि जहाँ से भी हो सके सुंदर सुंदर फूल और पौधे लाकर उसके गार्डन को सजा दिया जाए, ताकि जब सिंसेई अगले दिन आए तो वो पूरी तरह इम्प्रेस हो जाए। क्राउन प्रिंस को याद था कि सिंसेई ने कहा था उसे फूल और पौधे कलेक्ट करना पसंद है। क्राउन प्रिंस की एक और ख़ास बात थी, उसे चाय बनाना बहुत पसंद था और वो बहुत लाजवाब चाय बनाते थे। उसने सिंसेई के लिए अपने हाथों से एक खास टी बनाई। सिंसेई चाय पीते ही बहुत खुश हो जाती और कहती है कि चाय का स्वाद बहुत ही बेहतरीन है। फिर सिंसेई कहती है, मैं आज यहाँ आपको एक चीज़ देने आई हूँ। ये कहकर क्राउन प्रिंस को वो नोटबुक सौंप देती है। उसे देखकर क्राउन प्रिंस हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये तो क्रिमिनल रिकॉर्ड है। सिंसेई कहती, हाँ
मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये किसे दूं, लेकिन मुझे लगा कि इस जिम्मेदारी के लिए सबसे ज़्यादा आप ही योग्य है। क्राउन प्रिंस पूछते हैं, आपको ऐसा क्यों लगा? सिंसेई जवाब देती है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप बहुत दयालु और ईमानदार इंसान हैं, और सबसे ज़रूरी बात, आप बिना किसी पक्षपात के इंसाफ करेंगे। क्राउन प्रिंस कहते हैं, लेकिन हमारी तो सिर्फ 2 ही बार मुलाकात हुई है। सिंसेई मुस्कुरा कर कहती है, मेरे लिए एक बार किसी से मिलना ही काफ़ी होता है। मैं पहली मुलाकात में ही इंसान को पहचान लेती हूँ। ये सुनकर क्राउन प्रिंस कहते हैं, ठीक है, आपने मुझ पर जो भरोसा किया है मैं उसका मान रखूँगा। आपने जो जिम्मेदारी मुझे दी है उसे मैं पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। उस रात तेनुआन क्राउन प्रिंस से पूछता, आखिरकार प्रिंसेस ने ये क्रिमिनल रिकॉर्ड आपको ही क्यों दिए? क्या वो आपसे शादी करना चाहती है? क्या वो आपसे प्यार करने लगी है? क्राउन प्रिंस कहते हैं, तुम इतने बेवकूफ़ हो। प्रिंसेस बहुत समझदार लड़की है, ना वो मुझसे प्यार करती और ना ही वो बेवकूफ़ है। वो आगे कहता है, उसने ये क्रिमिनल रिकॉर्ड मुझे इसलिए दिए क्योंकि मेरे बाकी सभी भाइयों के पीछे ताकतवर परिवार और सेना का सपोर्ट है। सब सिंसेई से शादी इसलिए करना चाहते हैं ताकि उसके पिता की सेना पर उनका कब्जा हो सके। सिंसेई समझ गई है कि अगर ये रिकॉर्ड मेरे किसी भाई का हाथ लग गए तो वो कभी भी निष्पक्ष फैसला नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अपने परिवार के लोगों के नाम भी उन रिकॉर्ड में हो सकते हैं। सिर्फ मेरे पास ही कोई सपोर्ट नहीं है, इसलिए उसने मुझे चुना ताकि सच्चा और निष्पक्ष इंसाफ हो सके। तब तेनुआन कहता है, वैसे आपको पता है आपके छठे भाई प्रिंस यू बहुत सारे तोहफे लेकर सिंसेई के मामा के घर गए थे और उन्हें इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। ये सुनकर क्राउन प्रिंस शांत आवाज में कहते हैं, अच्छा तो मेरे छठवें भाई ने ऐसा किया, ठीक है, अब वक्त आ गया है कि उन्हें उनकी जगह दिखाई जाए। फिर वो तेनुआन को हुक्म देते, जाओ मेरे छठे भाई को इनविटेशन दो और कहो कि कल मेरे गार्डन में मुझसे मिलने आए। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ प्रिंस यू क्राउन प्रिंस के गार्डन में पहुँच चुके होते हैं। क्राउन प्रिंस कहते हैं, मैंने आपको यहाँ एक खास वजह से बुलाया है। क्या आप देख रहे हैं कि आपके पीछे एक म्यूजिशियन बैठकर चीन बजा रहा है? मैं इसे एक डांसिंग क्लब से लेकर आया हूँ क्योंकि इसका चीन बजाने का अंदाज बिल्कुल आपके जैसा है, बिल्कुल वैसा ही जैसे आप बजाते हैं। ये सुनकर प्रिंस यू हैरान होकर कहते हैं, तुम्हें कैसे पता चला कि इसे मैंने ही सिखाया है? क्राउन प्रिंस मुस्कुरा कर कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको कई बार चीन बजाते हुए सुना है, मैं आपके स्टाइल को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। फिर क्राउन प्रिंस कहते हैं, और उस डांसिंग क्लब में बियान नाम की एक डांसर भी है। बियान का नाम सुनते ही प्रिंस यू का चेहरा बदल जाता है। क्राउन प्रिंस आगे कहते हैं, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि आप और बियान एक दूसरे से प्यार करते हैं। आप दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का वादा भी किया है, लेकिन आप एक राजकुमार है, इसलिए आप चाहकर भी एक डांसर से शादी नहीं कर सकते। महाराज कभी भी एक नर्तिका को राजकुमारी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। ये सुनकर प्रिंस यू गुस्से में कहते हैं, तुम बिना कुछ जाने उल्टा सीधा बोल रहे हो। लेकिन क्राउन प्रिंस शांत रहते हुए कहता है, मैं सब कुछ जानता हूँ। आप सिंसेई को इम्प्रेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप उससे शादी करना चाहते हैं। शादी के बाद आप उसे मार देंगे और फिर अपनी असली मोहम्मद बियान से शादी कर लेंगे, चाहे वो एक डांसर ही क्यों ना हो। सबसे पहले आपको महाराज की इज्जत के लिए एक नॉर्मल फैमिली की लड़की से शादी करनी पड़ेगी, इसलिए आप सिंसेई को चुनना चाहते हैं, लेकिन आपका असली इरादा उसकी मौत के बाद बियान से शादी करना है। प्रिंस यू गुस्से से कहते हैं, तुम बकवास कर रहे हो, तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है, और मैं बियान से प्यार भी नहीं करता, मैं प्रिंसेस से सच्चा प्यार करता हूँ। क्राउन प्रिंस हल्की सी मुस्कान के साथ कहते हैं, अच्छा मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। फिर वो कहते हैं, अगर तुम बियान से प्यार नहीं करते तो उसने जो जेड पेंडेंट तुम्हें दिया था उसे तुम हमेशा अपनी कमर पर क्यों पहनते हो? ये सुनकर प्रिंस यू तुरंत अपनी कमर की तरफ हाथ ले जाते हैं। आज उसने वो पेंडेंट नहीं पहना था, लेकिन उसकी ये हरकत ही उसके राज को सामने ले आती है। क्राउन प्रिंस कहते हैं, देखा आज तुमने पेंडेंट नहीं पहना, लेकिन तुम्हारी आदत ने सब कुछ बता दिया। इससे साफ है कि तुम और बियान एक दूसरे से वादा कर चुके हो, इसलिए सिंसेई को अपनी चाल का हिस्सा मत बनाओ। ये सुनकर प्रिंस यू और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते। तभी अचानक क्राउन प्रिंस जोर जोर से खांसने लगते और जमीन पर गिर पड़ते हैं।
इसी वक्त तेनवान दौड़कर आता है। उसके हाथ में एक रुमाल था जिस पर पहले से ही लाल रंग लगा हुआ था। तेनवान जोर से चिल्लाता, आपने हमारे क्राउन प्रिंस को इतना गुस्सा दिला दिया कि उन्हें खून की उल्टी होने लगी। इसका जवाब आप कैसे देंगे? ये देखकर प्रिंस यू घबरा जाते हैं। वो जानते हैं कि महाराज क्राउन प्रिंस से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर उनकी तबीयत खराब हुई तो महाराज उसे कभी माफ़ नहीं करेंगे। तेनवान और भी ज़ोर से महल के लोगों को बुलाता है और चिल्लाता है, जल्दी आओ, क्राउन प्रिंस को बचाओ। एपिसोड के स्टार्टिंग में सिनसेई को एक दासी बताती है कि पिछली रात महाराज ने प्रिंस यू को पूरी रात खड़ा रखकर सजा दी। इसी बीच किसी अनजान व्यक्ति की तरफ से सिनसेई के पास एक लेटर आता है। उस लेटर में लिखा होता है, आज थिएटर जरूर आना। सिनसेई उस लेटर के मुताबिक थिएटर पहुंच जाती है। वहां एक पपेट का नाटक चल रहा होता है। उस नाटक में दिखाया जाता है कि एक राजकुमार एक डांसर से प्यार करते हैं, लेकिन राज घराने के नियम के कारण वो उससे सीधा शादी नहीं कर सकते। इसलिए वो पहले एक नोबल फैमिली की लड़की से शादी करते हैं और बाद में उसकी हत्या कर देते हैं। राजघराने का नियम था कि अगर कोई राजकुमार किसी आम या नीचे दर्जे की लड़की से शादी करना चाहे तो उसे पहले एक नोबल लेडी से शादी करनी होगी। उस नोबल लेडी की मौत के बाद ही वो अपनी असली मोहब्बत से शादी कर सकते थे। ये नाटक देखते ही सिनसेई को तुरंत प्रिंस यू की याद आ जाती है। उसे याद आता है कि उसने बेई और प्रिंस यू के शरीर से एक ही तरह की खुशबू महसूस की थी। अब उसकी आंखें खुल चुकी थी। वो सीधा प्रिंस यू के पास जाकर कहती है, मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ कि आप मुझे इम्प्रेस क्यों कर रहे थे। आप चाहते थे कि मैं आपसे शादी कर लूँ, फिर शादी के बाद आप मुझे किसी न किसी तरह मरवा देंगे और मेरी मौत के बाद अपनी असली मोहब्बत बियान से शादी कर लेंगे। क्योंकि बियान एक डांसर है, इसलिए आप उसे पहले शादी नहीं कर सकते। इसी वजह से मैं सिर्फ आपकी योजना का हिस्सा थी। ये सुनकर प्रिंस यू हैरान होकर कहते हैं, आप ये सब क्या कह रही हैं? क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत है? सिनसेई शांत होकर जवाब देती है, हाँ, मेरे पास सबूत है। वेयन और आपके शरीर से एक ही तरह की खुशबू आती है। तुम दोनों एक ही परफ्यूम इस्तेमाल करते हो। मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ, इसलिए आज के बाद मेरे सामने आने की कोशिश मत करना। इतना कहकर सिनसेई वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसकी दासियाँ कहती है, अच्छा हुआ आपको वक्त रहते उसका असली इरादा पता चल गया। अगर आप उससे शादी कर लेती तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाती। जब क्राउन प्रिंस को इस बात का पता चलता है तो वो अपने पास रखे एक कलम से प्रिंस यू के नाम पर एक क्रॉस लगा देते हैं और कहते हैं, धीरे धीरे दूल्हों की ये लिस्ट छोटी होती जाएगी। अब सिर्फ 4 प्रिंस बाकी हैं। ऐसा लग रहा था जैसे बाकी चारों प्रिंस के चेहरों से भी नकाब क्राउन प्रिंस ही उतारने वाले हो। इसके बाद महाराज दोबारा दरबार बुलाते हैं। अब वो क्रिमिनल रिकॉर्ड महाराज तक पहुंच चुका था। महाराज गुस्से में कहते, प्रिंस कांग इतना बड़ा अपराध कैसे कर सकते? इस देश की अधिकतर भ्रष्टाचार की जड़ वही है। जिन जिन अधिकारियों ने उसका साथ दिया है उन सबको गिरफ्तार करके सजा दी जाए। इसके बाद प्रिंस कांग को कैद कर दिया जाता है। जेल में क्राउन प्रिंस उससे मिलने जाते हैं और कहते हैं, अगर आप सच बता देंगे तो मैं वादा करता हूं कि आपकी मां और आपकी पति की जान की हिफाजत की जाएगी। प्रिंस कांग हल्का सा मुस्कुराकर कहते हैं, तुम असल में क्या जानना चाहते हो? क्या तुम ये जानना चाहते हो कि जब तुम 9 साल के थे तब तुम्हारे फल में जहर किसने मिलाया था? इतने सालों से तुम गलत इंसान पर शक करते आए हो। तुम मुझे फंसाना चाहते थे, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारे फल में जहर नहीं मिलाया। मैं एक छोटे बच्चे को क्यों मारूंगा? फिर वो क्राउन प्रिंस की आंखों में आंखें डालकर कहता है, कभी अपनी आंखें खोलकर अपने आसपास भी देखो। हो सकता है तुम्हारा सबसे बड़ा करीबी इंसान ही तुम्हारी बर्बादी का असली जिम्मेदार हो। ये कहकर प्रिंस कांग चुप हो जाता है। क्राउन प्रिंस जेल से बाहर निकलते ही तेनवान पूछता है, क्या प्रिंस कांग ने कुछ कबूला? क्राउन प्रिंस धीरे से कहते, नहीं, उसने कुछ भी कबूला नहीं, लेकिन उसने मेरे दिल में एक जहर जरूर भर दिया है। उसका कहना है कि मुझे बचपन में मेरे ही पिता ने जहर दिया था। लेकिन क्राउन प्रिंस इस बात को बिल्कुल भी
मान नहीं पाते। वो सोचते हैं कि महाराज ने बचपन से उससे इतना प्यार किया है, फिर वही पिता उसे जहर कैसे दे सकते हैं। इसी उलझन के बीच उसके शरीर में जहर का असर फिर से बढ़ने लगता है और वो बुरी तरह बीमार हो जाते हैं। उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, लेकिन उस दिन डॉक्टर भी उसका दर्द कम नहीं कर पा रहे थे। इसी दौरान सिन से भी डॉक्टर से मिलने आती है। कैपिटल आने के बाद से ही सिन से ही सोच रही थी कि उसे किसी ऐसे काबिल डॉक्टर से रिश्ता बनाना चाहिए जो ज़रूरत पड़ने पर उसके काम आ सके। इसलिए वो डॉक्टर सी से मिलने पहुंचती है। एक नौकर उसे बताता है आज डॉक्टर सी बहुत व्यस्त है, उनका एक खास पेशेंट मौत और ज़िंदगी के बीच लड़ रहा है, इसलिए आप आज वापस चली जाइए। जब सिन से ही वापस लौट रही होती है तब उसे अंदर से किसी के दर्द भरी आवाज़ सुनाई देती है। ये सोचकर कि कोई अनजान इंसान ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है, उसका दिल पिघल जाता है। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि अंदर क्राउन प्रिंस का इलाज चल रहा है। वो चुपचाप इमोर्टल वाइन छोड़ जाती है, जो किसी भी गंभीर मरीज की जान बचाने में बहुत काम आती है। बाद में डॉक्टर सी क्राउन प्रिंस से कहते हैं ये कीमती इमोर्टल वाइन प्रिंसेस छोड़कर गई है। उन्हें ये भी नहीं पता था कि जिसका इलाज हो रहा है वो आप है। ये सुनकर क्राउन प्रिंस के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसके बाद वो सिन सेई की हवेली के बाहर काफ़ी देर तक खड़े रहते हैं। तेनवान कहता है आप अभी भी बीमार है, चलिए घर चलते हैं। लेकिन क्राउन प्रिंस कहते नहीं, मुझे थोड़ी देर यहीं खड़े रहना दो। दरअसल वो सिर्फ एक बार सिन सेई को देखना चाहते थे, लेकिन उस दिन सिन सेई अपनी हवेली से बाहर ही नहीं निकलती। अगले दिन पता चलता है कि प्रिंसेस कांग के पूरे परिवार को मार दिया गया, उसमें सिन सेई की सौतेली माँ भी शामिल थी। कुछ दिन बाद राज्य में एक बहुत बड़ा पार्टी रखा जाता है, सभी राजकुमार उस पार्टी में शामिल होते हैं। तब महाराज सिन सेई को अपने पास बुलाते हैं। सिन सेई ने अभी तक किसी को भी अपना पति नहीं चूज किया था, इसलिए महाराज हुक्म देते हैं कि जिसे भी प्रिंसेस पसंद है वो उसके सामने आकर एक एक कविता सुना दे। सबसे पहले प्रिंस कांग आते हैं। प्रिंस कांग अपनी कविता सुनाते। कविता सुनकर सिन सेई कहती है धन्यवाद राजकुमार। इसके बाद प्रिंस ली आते और कहते आपने मेरी जान बचाई है, इसलिए आज मैं भी दिल से आपके लिए एक कविता सुनाना चाहता हूँ। प्रिंस ली अपनी कविता सुनाते हैं। कविता सुनने के बाद सिन सेई कहती धन्यवाद प्रिंस ली। प्रिंस ली फिर कहते अगर आप मेरी ज़िंदगी में साथ रहेंगी तो मैं वादा करता हूँ कि पूरी ज़िंदगी किसी दूसरी औरत की तरफ कभी नहीं देखूंगा और ना ही किसी और को अपनी जीवन साथी बनाऊंगा। सिर्फ आप ही मेरी एकमात्र पत्नी होगी। तभी प्रिंस ली के मामा कहते हैं क्या कोई और भी अपनी बात रखना चाहेगा। तब क्राउन प्रिंस हाथ उठाकर कहते हैं मैं भी एक कविता सुनाना चाहता हूँ और सिन सेई को शादी का प्रस्ताव देना चाहता हूँ। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि क्राउन प्रिंस भी सिन सेई से शादी करना चाहेंगे। महाराज पूछते क्या तुम सच कह रहे हो। क्राउन प्रिंस जवाब देता है हाँ। फिर क्राउन प्रिंस कहता है ज्ञान, युद्ध, कला, कविता और शिकार में मैं कोई महान व्यक्ति नहीं हूँ। आपके सामने खुद को बहुत ही साधारण और अधूरा महसूस करता हूँ। दुनिया हमेशा खिले हुए फूलों की तारीफ करती है, लेकिन आपके महल की सीढ़ियाँ भी आपकी रोशनी जगमगा उठती है। मेरा मन सिर्फ एक फूल बनना चाहता है जो सिर्फ उसी दिशा में खिले जहां आपका दिल चाहे। ये सुनकर ली के मामा पूछते हैं क्या प्रिंस ने खुद की तुलना एक फूल से की है। क्राउन प्रिंस मुस्कुरा कर कहते हैं हाँ, मैं खुद को एक फूल से ही तुलना करता हूँ। राजकुमारी जिस फूल को जब पसंद करेगी मैं उसी फूल की तरह उसके सामने आ जाऊंगा। तब सिन सेई महाराज से कहती है महाराज मैं उसी व्यक्ति से शादी करूंगी जिससे मैं सच्चा प्यार करती हूँ और जिसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है सेकेंड प्रिंस पर, जो कि सिन सेई से मिलने आते हैं और कहते हैं मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। ये मेरी माँ की छोड़ी हुई निशानी, इसके अंदर बहुत सारे इंसेंस हैं। सेकेंड प्रिंस सिन सेई की दासियों के लिए भी कई सुंदर गिफ्ट लेकर आते हैं। दूर से क्राउन प्रिंस ये सब कुछ चुपचाप से देख रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद सिन सेई क्राउन प्रिंस के पास आती है। क्राउन प्रिंस उसे बैठने के लिए कहते हैं। सिन सेई पूछती है आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं। क्राउन प्रिंस कहते हैं बचपन से ही मैं मार्शल आर्ट्स और युद्ध कला में काफ़ी अच्छा नहीं था, इसलिए मैं दूर से ही सबको देखकर खुश हो जाता हूँ। फिर क्राउन प्रिंस सिन सेई की तरफ हाथ गर्म करने वाला कॉटन पाउच बढ़ाते हुए कहते हैं आप इसमें अपने हाथ रखकर उन्हें गर्म कर सकती है। सिन सेई फिर वो पाउच हल्का सा क्राउन प्रिंस की तरफ धकेलकर कहती है ठंड तो आपको भी लग रही होगी, आप भी इसमें अपने हाथ रखिए। ये सुनकर क्राउन प्रिंस
बहुत खुश हो जाते हैं। फिर दोनों एक साथ उसी हैंड वार्मर पहुंच पर अपने हाथ रखते हैं। इसके बाद सीन कट होता है और हमें सूलिन नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो लड़के के भेष बदलकर आई होती है। वो भी एक मार्कस की बेटी होती है। ये वही मार्कस है जो सिनसेई के पिता के बहुत अच्छे दोस्त थे। सूली असल में सिनसेई से दोस्ती करने आई होती है ताकि दोनों एक साथ रह सके और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद कर सके। लेकिन सिनसेई शुरू में उस पर भरोसा नहीं करती, इसलिए वो उसे एक जहरीला चाय पिला देती है। जब सूली सच बता देती है तब सिनसेई उसे उस जहर की एंटीडोट भी दे देती है। इसी तरह धीरे धीरे दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। सिनसेई पहले ही समझ चुकी थी कि सूली कोई लड़का बल्कि लड़के का भेष बदलकर आई हुई एक लड़की है, इसलिए सिनसेई उसके साथ मिलकर काम करने के लिए राजी हो जाती है। इस सीन की शुरुआत होती है जब क्राउन प्रिंस अपनी तरफ से सिनसेई को एक बहुत ही रेयर और कीमती इंक स्टिक गिफ्ट भेजते हैं। ये आम इंक स्टिक नहीं होती बल्कि पुराने सैंडलवुड से बनी होती है और इसकी क्राफ्टमैनशिप इतनी यूनिक है कि साल में सिर्फ एक ही इंक तैयार की जाती है। पहले एम्पेरियर ने ये सिर्फ सेकेंड प्रिंस को गिफ्ट की थी क्योंकि वो पेंटिंग में बहुत टैलेंटेड है, लेकिन इस बार क्राउन प्रिंस ने स्पेशली एम्पेरियर से मांगकर सिनसेई के लिए भेजा। सब लोग सोचते हैं कि सिनसेई इस प्राइसलेस गिफ्ट को संभाल कर रखेगी, लेकिन सिनसेई सबको सरप्राइज कर देती है। वो अपनी मेड से कहती है कि ये इंक स्टिक सेकेंड प्रिंस को दे दो। मेड हैरान होकर पूछती है इतना कीमती गिफ्ट वापस क्यों कर रही है। सिनसेई शांत तरीके से जवाब देती है कि सेकेंड प्रिंस ने मुझे पहले इंसेन दिया था और मैंने उसके बदले कुछ भी नहीं किया, और जो चीज़ सेकेंड प्रिंस को इतनी पसंद है उसके लिए मैं उससे कम्पीट भी नहीं करना चाहती। सीन शिफ्ट होता है फिर मून फेस्टिवल की रात पर। सिनसेई और उसकी मेट्स एक रेस्टोरेंट की सबसे बेस्ट बालकोनी पर बैठी होती है जहाँ से ऊपर पूरा चांद और नीचे रोशनी से भरी बाजार दोनों दिखती है। तभी उसकी नज़र सामने खड़े कुछ आदमियों पर पड़ती है। मो युआन के दिए हुए पोर्ट्रेट की मदद से सिनसेई उन्हें पहचान लेती है। वो कहती है कि ये असली हुआ फुएन है। उसके पास सीरियस आदमी जेन वे है जो कोर्ट ऑफ जुडिशरी रिव्यू का वाइस मिनिस्टर है। फिर सिनसेई तीसरे आदमी को ऑब्जर्व करती है। उसके बोर्ड शोल्डर, स्टेबल बॉडी लैंग्वेज और हल्की चाल देखकर वो तुरंत समझ जाती है कि ये एक पावरफुल मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट है। अब वो देखती है कि तीनों किसी से मिलने जा रहे हैं और वो तीनों किसी चौथे इंसान से मिलते हैं। सिनसेई उस चौथे इंसान का फेस नहीं देखती है। वो इंसान और कोई नहीं क्राउन प्रिंस होता है। मीटिंग ख़त्म होने के बाद क्राउन प्रिंस बाहर निकलता और सिनसेई उस आदमी का पीछा करती है क्योंकि उसे लगता है कि यही इंसेन वाला आदमी है जो मेरी हेल्प करता है, बट वो भीड़ में गायब हो जाता है। सिनसेई उसे देख नहीं पाती। नेक्स्ट डे हम देखते हैं इंसेन और इंग सॉफ जहाँ से सिन यंगरू बाहर आ रही होती है। तभी यंगरू को बताया जाता है कि सेकेंड प्रिंस उनसे मिलना चाहते हैं। यंगरू उन्हें रिस्पेक्टफुली ग्रीट करती है लेकिन बहुत फॉर्मल और ठंडे तरीके से बात करती है। ये देखकर सेकेंड प्रिंस समझ जाते हैं कि वो जानबूझकर उससे दूरी बना रही है। सेकेंड प्रिंस पूछते हैं यंगरू क्या तुम अब भी मुझसे नाराज़ हो, लेकिन यंगरू कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा वो किस बारे में बात कर रहे हैं। सेकेंड प्रिंस दुखी होकर पूछते हैं क्या तुम्हारी नज़र में क्या मैं एक आउटसाइडर हूँ। यंगरू तुरंत जवाब दे देती है औरत और मर्द को मर्यादा में रहना चाहिए, आप इतना आगे मत बढ़िए। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन सेकेंड प्रिंस उसका रास्ता रोक लेते हैं और कहते हैं कि जब तक वो असली वजह नहीं बताएगी वो उसे जाने नहीं देगा। अब यंगरू अपने दिल की सारी बात बताती है। वो कहती है कि जब वो सिर्फ 6 साल की थी तब उसे इम्पीरियल ऑर्डर के वजह से पैलेस भेजा
दिया गया था, जहां वो प्रिंसेस पिंगलिंग की स्टडी पार्टनर बनी। छोटी सी उम्र में वो बहुत अकेली और होमसिक रहती थी। उसी वक्त सेकंड प्रिंस ही वो इंसान था जिसने उसका ख्याल रखा था। जब भी वो रोती थी वो उसे अपना कंधा देकर संभालते थे। बाद में जब सेकंड प्रिंस की वाइफ की डेथ हो गई तब उसने यंगरो से वादा किया था कि वो दोबारा शादी नहीं करेगा और यंगरो के बड़े होने का इंतज़ार करेगा। यंगरो कहती है कि उसने उस वक्त सेकंड प्रिंस की हर बात पर यकीन किया था, लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब उसकी माँ को जेल में डाल दिया गया। यंगरो ने सेकंड प्रिंस से रिक्वेस्ट की थी कि वो उसे उसकी माँ से एक बार मिलवा, लेकिन उसने सीधा मना कर दिया। उस दिन यंगरो को समझ आ गया कि सेकंड प्रिंस के लिए प्यार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसकी पावर, रिपुटेशन और पॉलिटिक्स है। और उसका शक तब सच हो गया जब सेकंड प्रिंस ने सबके सामने उसकी बड़ी बहन सिनसेई से शादी का प्रपोजल रख दिया। सेकंड प्रिंस फिर भी अपनी सफाई देते हैं। वो कहते हैं कि अगर वो सिनसेई से शादी भी कर ले तब भी दोनों साथ रहने का कोई ना कोई तरीका निकाल सकते हैं। ये बात सुनकर यंगरो बहुत डिसअपॉइंट हो जाती है। वो कहती है, प्लीज़ मेरी नज़रों में अपनी इमेज और ये भी याद रखिए कि मेरा सरनेम भी सिन है। ये कहकर वो उस रिलेशनशिप को हमेशा के लिए ख़त्म कर देती है। सिन शिफ्ट होता है, यंगरो अपनी नैनी के सामने टूट जाती है। वो बताती है कि उसकी माँ बचपन से उसे सिर्फ इसलिए नफरत करती थी क्योंकि वो लड़का नहीं थी। माँ हमेशा उसे मारती या डांटती थी। उसकी पूरी ज़िंदगी में सेकंड प्रिंस ही एक इंसान थे जिसने उसे थोड़ा सा प्यार और अपनापन दिया था। इसी वजह से उसके लिए उस फीलिंग को भूलना इतना आसान नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता ड्यूक ऑफ वे की हवेली में। सिनसेई को एक बात पर शक होता है। उसे याद आता है कि उसने कुछ दिन पहले सेकंड प्रिंस को ओल्ड माउंटेन सैंडवुड वाली रेयर इंक स्टिक गिफ्ट की थी। जब सेकंड प्रिंस उस इंक से लिख रहे थे तब यंगरो उसके पास होगी। इस रेयर सैंडवुड की खुशबू कपड़ों और शरीर पर भी रह जाती है। इस क्लू की वजह से सिनसेई को समझ आ जाता है कि यंगरो और सेकंड प्रिंस का रिश्ता सिर्फ नॉर्मल जान पहचान से कहीं ज़्यादा गहरा था। इसलिए सिनसेई यंगरो के रूम में आ जाती है और सीधा सवाल करती है कि क्या वह सेकंड प्रिंस को पहले से जानती। यंगरो पहले झूठ बोलती है कि वो बस पैलेस के फंक्शन में मिली थी और उनके बीच कोई खास रिश्ता नहीं है। लेकिन सिनसेई बहुत इंटेलिजेंट है। वो उसे याद दिलाती है कि ओल्ड माउंटेन सैंडवुड की खुशबू अभी भी उसके पेंटिंग्स और रूम में बसी हुई है। इसका मतलब है कि वो सेकंड प्रिंस से बहुत करीब थी। फिर सिनसेई एक और तीखे सवाल पूछती है, क्या तुम चाहती थी कि हम दोनों बहन एक ही आदमी की वाइफ बन जाए? यंगरो घबरा कर तुरंत मना कर देती है। वो सच एक्सेप्ट करती है कि शुरू में उसने अपनी रिस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड को ही प्यार समझ लिया था, लेकिन अब अगर सिनसेई की शादी सेकंड प्रिंस से होती है तो उसके दिल में कोई जलन या नफरत नहीं होगी। तब सिनसेई उसे सीधा पूछती है, क्या तुम पूरी ज़िंदगी बस इन पेंटिंग को देखते हुए गुजार दोगी? क्या एक बेकार प्यार के लिए अपना पूरा फ्यूचर बर्बाद कर दोगी? यंगरो शर्मिंदगी से कुछ बोल ही नहीं पाती। तब सिनसेई एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती है। वो कहती है कि आज मैं सब कुछ साफ कर देती हूँ, मैं खुद भी सेकंड प्रिंस से शादी नहीं करूँगी और ना ही तुम्हें उससे शादी करने दूंगी। ये सुनकर यंगरो हैरान रह जाती है। फिर सिनसेई सेकंड प्रिंस की असली सोच समझती है। वो कहती है कि प्यार के वादे और हमेशा साथ रहने की कस्में बोलना बहुत आसान होता है, उन्हें बोलने में किसी का कुछ नहीं जाता, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी सेकंड प्रिंस ने तुमसे किया हुआ वादा तोड़ दिया और मेरी तरफ शादी का प्रपोजल भेज दिया। अगर वो सच में तुमसे प्यार करते तो कभी ऐसा नहीं करते। जाते जाते सिनसेई कहती है, हमारी माइयों के बीच जो दुश्मनी थी उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं कभी किसी बेकसूर को उस गलती की सज़ा नहीं देती जो उसने की ही नहीं। ये बात सुनकर यंगरो इमोशनल हो जाती है और पूछती है, क्या तुम सच में चाहती हो कि मेरी ज़िंदगी भी खुशियों से भरी हो? सिनसेई कहती है, हाँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती लेकिन नफरत भी नहीं करती। क्राउन प्रिंस का आदमी आकर रिपोर्ट देता है कि सिनसेई को सेकंड प्रिंस और यंगरो के पुराने अफेयर का सच पता चल गया है। अब हम देखते हैं सूली, जो कि बहुत परेशान होती है क्योंकि नोबल कॉन्सर्ट रोंग ने एक फ्लावर व्यूइंग बैंकेट ऑर्गेनाइज करने का ऑर्डर दिया है। नाम फ्लावरिंग व्यूइंग है, लेकिन असल में ये एक मैच मेकिंग इवेंट है जहां रॉयल और नोबल फैमिली के लड़के लड़कियों के लिए रिश्तों की बात होगी। और वो कहता है कि उसे इंफॉर्मेशन मिली है कि प्रिंसेस
एंगलिंग उसे अपना हस्बैंड बनाना चाहती है। प्रिंसेस कहती है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम मार्कस के इकलौते बेटे हो, प्रिंसेस से शादी करना तो तुम्हारी फैमिली के लिए ऑनर की बात होगी। तब सोलिन अपना सबसे बड़ा सीक्रेट याद दिलाती है तो प्रिंसेस उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। अगले दिन फ्लावर व्यूइंग बैंकेट में जैसे ही सिंसेई एंट्री लेती है, सबकी नज़र उसी पर टिक जाती है। सब उसकी खूबसूरत और पर्सनालिटी की तारीफ करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद नोबल कॉन्सेड्रोंग सिंसेई की मुलाकात प्रिंसेस एंगली से करवाती है। एंगली बहुत प्यार से कहती है कि वो सिंसेई से 1 साल छोटी, इसलिए अब से उसे बहन सिंसेई बुलाएगी। फिर हम देखते हैं जब सिंसेई प्रिंसेस एंगली के साथ जा रही होती है, उसी वक्त प्रिंसेस पिंगलिंग अपनी पुरानी आदत के मुताबिक सिंसेई को नीचा दिखाने की कोशिश करती है और नॉर्थ वेस्ट के लोगों का मजाक उड़ा रही होती है। उनका कहना होता है कि नॉर्थ वेस्ट के लोग जंगली है और जिंदा रहने के लिए कुछ भी खा लेते हैं। ये बात सुनकर सिंसेई बिल्कुल चुप नहीं रहती है। वो गुस्से में सीधा जवाब देती है, तुम्हें नॉर्थ वेस्ट की बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है। अगर नॉर्थ वेस्ट के लोग इतनी बहादुरी से बॉर्डर पर लड़कर तुम्हारी रक्षा न करते तो आज शायद तुम दुश्मन ली क्लैन के टेंट में बंधी बनकर रहती। ये सुनकर सब लड़कियां शौक हो जाती है। जाते जाते वो सिर्फ इतना कहती है, हमारी अपब्रिंगिंग अलग है, हम कभी दोस्त नहीं बन सकते। फिर स्यूलिन बहुत टेंशन में सिंसेई के पास आती है और कहती है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, प्रिंसेस एंगली मुझसे शादी करना चाहती, मुझे उससे बचाओ। सिंसेई उसकी बात ध्यान से सुनती है और कहती है, आज अगर मैं प्रिंसेस एंगलिंग को रोक भी दूं तो कल इम्पेरियर किसी और प्रिंसेस से तुम्हारी शादी करवा देंगे। इस प्रॉब्लम का परमानेंट सल्यूशन चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए एक परफेक्ट इंसान ढूंढ लिया है। वाइस प्रेसिडेंट जेवी सुनली हैरान हो जाती है। वो कहती है, वही स्टोन सुई, इतना सीधा और बोरिंग आदमी। सिंसेई कहती है कि जेन भी बहुत ईमानदार, डिसिप्लिन और इम्पेरियर के फेवरेट ऑफिसर हैं। वो किसी भी लड़की के साथ फ्लर्ट नहीं करते और रोमांस से हमेशा दूर रहते हैं। अगर सुलीन दिन भर उसके साथ रहेगी तो कोई भी प्रिंसेस उसके पास आने की हिम्मत नहीं करेगी। सूली को ये प्लान पसंद आ जाता है। सूली सीधा जेविन के पास पहुंच जाती है। बहुत फ्रेंडली तरीके से वाइस प्रेसिडेंट सू, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? मैं तो कब से आपको ढूंढ रहा था। लेकिन सू बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होता। सूलिन फ्रेंडशिप के हाथ बढ़ाती है और कहती है कि दोनों गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, इसलिए अच्छे दोस्त बन सकते हैं। लेकिन सू सीधा मना कर देता है। इधर एक लड़की अचानक लेक में गिर जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, हेल्प, मुझे तैरना नहीं आता। सब लोग घबरा जाते हैं। इसी बीच सिंसेई एक लंबा स्टिक उठाती है। सबको लगता है कि वो उस लड़की को बचाएगी, लेकिन सिंसेई उस स्टिक से उस लड़की को बार बार धक्का देती है और उसे किनारे पर आने ही नहीं देती। सब लोग शॉक हो जाते हैं। एक लेडी गुस्से में कहती, क्या आप पागल हो गई हैं? इस तरह कोई मर भी सकता है? तब सिंसेई बहुत ठंडे आवाज़ में जवाब देती है, अच्छा तो तुम्हें पता है कि किसी की जान जा सकती है? मुझे लगा तुम्हें ये बात समझ ही नहीं आती। फिर वो अगर कोई किसी को मारने की कोशिश करे तो उसकी सज़ा मौत होती है। मैं तो इसे बचाने की कोशिश कर रही थी, बस मेरा एम थोड़ा सा गलत हो गया। लेक वाले इंसिडेंट के बाद सब लोग इम्पेरियर के सामने खड़े होते हैं। हु फैमिली की लड़की सिंसेई पर झूठा इल्ज़ाम लगाती है कि उसने उसे जान से मारने की कोशिश की है, लेकिन सिंसेई बिल्कुल भी घबराती नहीं। वो इम्पेरियर से कहती है, योर मैजेस्टी, चेन फैमिली की लड़की ने नॉर्थ वेस्ट के लोगों की इंसल्ट की कि जो लोग अपने ही सोल्जर और बॉर्डर के लोगों को नीचा दिखाते वो देश में फूट डालने की कोशिश करते और ऐसी साजिश की सज़ा मौत तक हो सकती है। ये बात सुनकर वहाँ खड़े सभी ऑफिसर और नॉवल फैमिली डर जाते, क्योंकि अब मामला सिर्फ लड़कियों के झगड़े का नहीं रहा बल्कि राजदोष तक पहुंच गया है। फिर क्राउन प्रिंस बीच में आते और कहते, योर मैजेस्टी, मुझे लगता है यहाँ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये लड़कियाँ बचपन से महलों के अंदर पली बड़ी है। इन्होंने सिर्फ एम्ब्रॉयडरी, फ्लावर अरेंजमेंट और लड़कियों के रूल्स ही पढ़े हैं। इन्हें पॉलिटिक्स की कोई समझ नहीं है। फिर क्राउन प्रिंस एक और इम्पोर्टेंट बात कहते हैं, ये लड़कियाँ कभी नॉर्थ वेस्ट गई ही नहीं है, तो ये अपनी तरफ से ऐसी बातें सोच ही नहीं सकती। ज़रूर इन्होंने ये सब बातें कहीं और से सुनी होगी और बिना सोचे समझे रिपीट कर दी। ये सुनकर सब मिनिस्टर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब पेरेंट्स अपनी बेटियों को बचाने के लिए आगे आते हैं। सबसे पहले वांग फैमिली का मिनिस्टर कहता है, योर मैजेस्टी, मेरी रॉयल्टी पर कभी शक मत कीजिए। मैं अपनी बेटी की परवरिश ठीक से नहीं कर पाई, इसलिए जो सज़ा देनी है
हो मुझे दे दीजिए। फिर हु फैमिली के फादर भी वही बात करते हैं। एम्पेरियर पूरी बात सुनने के बाद कहते हैं अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को ठीक से नहीं सिखा पाए तो जिम्मेदारी उनके भी बनती है। फिर एम्पेरियर 3 बड़े ऑफिसर को सजा सुनाते। 1 साल की सैलरी काट दी जाती है। 10 दिन तक घर में रहकर अपनी गलती पर सोचने का ऑर्डर दिया जाता है। अगले दिन सिंसे ईस्ट प्लेस पहुंचती है। क्राउन प्रिंस उसका बहुत रिस्पेक्ट के साथ वेलकम करते हैं। वो कहते हैं कि स्टार वैन मॉस को देखने का बेस्ट टाइम अभी नहीं आया। तब तक वो उससे चाय और स्नैक्स ऑफर करते हैं। क्राउन प्रिंस एक फ्लावर केक देते हैं और बताते हैं कि ये इंपीरियल कैपिटल की फेमस स्वीट है जो डबल 9th फेस्टिवल पर हर घर में खाई जाती है। आखिर में क्राउन प्रिंस सिंसे को पॉन्ड के पास ले जाते हैं। वहाँ वो बहुत सारे रेयर स्टारवेन मॉस देखते हैं जो वेस्टर्न रीजन से ट्रिब्यूट का रूप में आए थे। जैसे ही सिंसे उस ग्लोइंग और खूबसूरत प्लांट को देखती है वो सच में इम्प्रेस हो जाती है। वो कहती ये तो मेरी ज़िंदगी में पहली बार देख रही हूँ। कितना अद्भुत और खूबसूरत नज़ारा है। स्टारवेन मॉस को और पास से देखते वक्त सिंसे का बैलेंस थोड़ा बिगड़ जाता है और वो पॉन्ड की तरफ झुक जाती है। क्राउन प्रिंस तुरंत उसे पकड़ लेते हैं ताकि वो पानी में ना गिर जाए। उस वक्त क्राउन प्रिंस बहुत कामली कहते हैं डरने की ज़रूरत नहीं, ये मॉस पानी के करंट के साथ बहकर सबसे पास के कपड़े से चिपक जाते, यानी अगर मॉस उसके कपड़े से चिपक भी गए हों तो घबराने की बात नहीं है। थोड़ी देर बाद क्राउन प्रिंस धीरे से उसके कपड़ों से मॉसेस हटा देते हैं। दूर खड़ा क्राउन प्रिंस का सर्वेंट ये सब देखकर मन ही मन सोचता है मुझे पता है प्रिंसेस बहुत इंटेलिजेंट और थोड़ी स्क्रीमिंग भी है, लेकिन जब हाइनेस किसी लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं तब वो कितने जिंदा दिल और खुश नज़र आते हैं। उसके बाद टेनवन क्राउन प्रिंस को बताता है एक रेयर मेडिसिन मिल गई है। ये मेडिसिन क्राउन प्रिंस के बॉडी के पॉइजन को कंट्रोल कर सकती है और उसके इंटरनल ऑर्गन को भी सपोर्ट करेगी, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मेडिसिन बहुत पावरफुल है। आपकी बॉडी नेचुरली बहुत वीक और कोल्ड नेचर की है। इस मेडिसिन को लेने के बाद आपको इतना दर्द होगा जैसे किसी की हड्डियां घिसी जा रही हो या शरीर को काटा जा रहा हो। प्रिंस शांत होकर कहते हैं मैं ये ट्रीटमेंट करवाऊंगा और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।